जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो बे बताओ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो बिना पेपर दिए आपको सरकारी नौकरी करने का मौका देती है। अब वो कौन सी वैकेंसी है, आज इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। कितनी सारी वैकेंसी इसमें आई है, क्या क्राइटेरिया होता है इसमें सिलेक्शन लेने का। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए। ठीक है भाई, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। ये हमारा कौन सा है, इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती। यानी जीडीएस की एक ऐसी वैकेंसी होती है जो 10वीं पास पे आती है और एक ऐसा वैकेंसी है, समझिए कि इस पे आपको पेपर नहीं देना है, सिर्फ मेरिट बेस में इस पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसके हर एक स्टेप को जानते हैं कि पैसा कितना लगता है, इसमें एज क्या मांगता है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा एक एक करके। इसमें देखिए इस बार वैकेंसी कितना है, तो 28,740 वैकेंसी है। यानी इसमें दबा के वैकेंसी आता है। इसमें सारे स्टेज वाइज भी वैकेंसी आता है, जैसे बिहार का अलग हो गया, उसके बाद से यूपी का अलग हो गया, राजस्थान का अलग हो गया, हरियाणा का अलग हो गया। ये सारे स्टेट वाइज इसमें वैकेंसी आती है। ठीक है, जब हम आगे जाते हैं तो देखते हैं क्या कि इसका देखिए जो फॉर्म भरने की तिथि है क्या क्या है। यहाँ से जो अप्लाई का डेट है 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी आज कितने 5 फरवरी है, तो हम 5 फरवरी यानी 5 दिन हम लेट हो गए, बट ठीक है। जो भाई लोग अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए होंगे, अभी तक इसके बारे में नहीं जानकारी हुआ होगा, तो आज वो जान जाएंगे और आज ही इसका फॉर्म फिल कर देंगे। इसका लास्ट डेट है 14 फरवरी, लास्ट डेट है भाई साहब 14 फरवरी, यानी वैलेंटाइन डे तक इसका वैलिड है। क्योंकि जितना दिन आप ये 7 से लेकर 14 तक आप मनाओगे ना, अपना एक एक जो महत्वपूर्ण दिन होता है उस दिन में ये काम कर लेना है। एक दिन समय निकाल कर वो कर लेना है, क्योंकि भाई साहब 14 तारीख तक वेट करिएगा। तो 14 तारीख तक इतना आपको मालूम है कि वैलेंटाइन दिन की पूरी दुनिया लीन रहती है, तो इसका साइट भी क्रैश हो सकता है, तो ध्यान रखो। ठीक है, और करेक्शन का विंडो है, अगर मान लीजिए इस बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो आप गलती कर देते हैं, तो उसमें करेक्शन का विंडो दिया है 18 से लेकर 19 फरवरी तक, यानी 2 दिन आपको सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि भाई साहब हमें सुधार करने का मौका ना मिले, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पहले ही भर लें। ठीक है, आइए जब आगे चलते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई साहब, अगर फॉर्म है तो हमारे से सरकार पैसा कितना ले रही है। ठीक है, ये भी तो जरूरी होता है कि सरकार भाई साहब फ्री में चीज़ें तो देती नहीं है, वो तो पैसा जरूर लेंगी, भले इसका एग्जाम ना कराए। इस एग्जाम इसमें तो एग्जाम है नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें एग्जाम होता है लेकिन सरकार टाइम से करवाती नहीं है। ठीक है, इसका देखिए फी कितना है, 100 रुपये है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर इसमें का कोई फीमेल कैंडिडेट होंगी ना भाई, तो उनको ऐसे भी पैसा नहीं लगता है। यानी महिला फर्स्ट, महिला का पैसा नहीं लगता है बहुत सारे एग्जाम के फी में। ठीक है भाई, वहां पर देखिए अगर फी की बात करूं तो फ्री किसके लिए है, तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और उसके बाद से ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी। यानी जो भाई साहब महिला है उनको 1 रुपये नहीं देना है, सिर्फ उनको फॉर्म को फिल कर देना है, हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन जो हमारे भाई लोग हैं मेरे जैसे हैं, उनको 100 रुपये देना है और कोई इसमें कटौती नहीं होगी, 100 रुपये देना है तो देना है। और आप फीम को कैसे पेमेंट कर सकते हो, तो क्रेडिट डेबिट कार्ड और यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये सारी क्राइटेरिया वहाँ पे होती है। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भाई साहब एज के बारे में, एज रिलैक्सेशन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम एज दिया है कि भाई साहब कितना एज होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, न्यूनतम एज तो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। और उसके बाद से जब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, ये 18 एज, 18 क्या है, ईडब्ल्यूएस पे, ईडब्ल्यूएस कह रहा हूँ, जनरल पे काउंट होता है, ये भी जनरल पे है और ये 40 साल के लिए। यानी 18 से लेकर 40 साल तक आपका उम्र है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ऐसे भाई लोग जो मेरे जैसे 35 साल के होंगे वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि हम 35 साल के होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आइए फिर यहाँ पे देखिए एससी एसटी जो है इसका एज रिलैक्सेशन 5 साल मिलेगा। यानी मान लीजिए 40 साल है तो 5 साल और जोड़ लीजिए, यानी 45 तक आप भर सकते हैं, यानी 18 से लेकर 45 साल तक भर सकते हैं। यानी इसमें हमारे पापा जी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे ओबीसी रिलैक्सेशन में 3 साल के लिए आपको ओबीसी का रिलैक्सेशन मिलेगा, मैक्सिमम एज 43 साल, समझ रहे हो? यानी 43 साल तक यहाँ पे फॉर्म को फिल करने का क्या है भाई साहब, ऑलरेडी दिया है इनको। आगे फिर ईडब्ल्यूएस में देखिए तो नो रिलैक्सेशन है, यानी ईडब्ल्यूएस भाई लोगों को कोई से रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यानी जनरल में जितने सारे हैं उनको भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है, उनको भाई साहब मैक्सिमम 40 एज तक ही जाना है। तो इनके साथ थोड़ा बहुत नाइंसाफी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और उसके बाद से देखते हैं भाई, अगर मान लो कि सब कुछ हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर मान लो हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया, मेरिट वाइज में भी सिलेक्शन हो गया, तो पैसा कितना मिलेगा। हम जॉब करेंगे तो पैसा तो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री में भरेंगे, पैसा तो खुद 100 रुपये ले रहे हैं। लेकिन भाई साहब हम काम भी करेंगे तो उसके एवज में हमें पैसा देंगे, तो कितना देंगे देखिए। एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी जिसको बोलते हैं बीपीएम, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 12,000 से लेकर 29,380। यानी 12,000 से लेकर 29,320 का इसमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आपको डीए, यानी प्लस में इसको डीए भी आपको मिला के इतने पैसे आपको दिए जाएंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है असिस्टेंट एंड सेवक, यानी असिस्टेंट मैनेजर जो हो गया आपका और उसके बाद से सेवक हो गया, डाक सेवक जो बोलते हैं ना भाई, उसको कितना पैसा मिलेगा, तो 10,000 से लेकर 24,720। यानी डाक सेवक कौन होते हैं,
देखना, अगर आपके गांव में कोई एक पोस्ट ऑफिस है, डाक में, तो कोई भी चिट्ठी आता है ना तो फ़ोन करते हैं कि भैया आपका ये डाक सेवक से आपका है, आके ले लीजिए। हमारे यहाँ का ऐसा होता है ना कि फ़ोन करता है और घर पे नहीं आएगा, बोलेगा कि भैया एक आपका कोई सा चिट्ठी है, आके ले जाओ। वहाँ पे जाओगे तो पैसा लेता है, बोला है कि 30 रुपया दो, 20 रुपया दो। तो एक दिन हम धमका दिए कि भाई साहब कहाँ पे लिखा है कि आपको पैसा दिया जाता है, आप बता दो। क्या आपको सरकार पैसा नहीं देती है? लेकिन गाँव के हमारे भोले मासूम वाले लोग को वो क्या पागल बना के पैसा ले लेते हैं। लेकिन भाई साहब इसमें ये भी क्राइटेरिया होता है कि जो पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं, उनका काम है कि कोई भी लेटर आए तो उनके घर पे पहुंचाए, लेकिन मेरे अलावा नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब से मेरा आता है तो बाकायदा मेरा पहुंचा देता है। इतना समझदार हो गया है, ठीक है। और इनका ये सारी चीज़ें हैं कि इनको 10,000 से लेकर 24,000 40 740 रुपये मिलेगा। तो बहुत ही आरामदायक की नौकरी होती है इसमें। जान, तो इस नौकरी में ऐसा है कि आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा देर आपको वर्क करना नहीं होता है, 5 से 6 घंटे का वर्क होता है। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, आगे की पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हो इसमें काम करते हुए। अगर इसका देखो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, तो 10वीं पास होना चाहिए, भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड से आप पास किए होंगे 10वीं पास, तो एलिजिबल है उसके लिए। फिर आपके पास इसमें क्या है, देखिए मैंडेटरी सब्जेक्ट में गणित और अंग्रेजी पास होना बहुत जरूरी है। हमारे बिहार भाई साहब बोला ध्यान से समझो, क्योंकि आप इंग्लिश को हल्के में लेते हो। अगर आप इंग्लिश में फेल हो तो भाई साहब इसमें एलिजिबल नहीं होगे, वहाँ पे पास होना चाहिए, यानी 30 नंबर मिनिमम तो आना ही चाहिए इंग्लिश में। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि भाई साहब बिहार बोर्ड से फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन इंग्लिश में देखो तो 25 नंबर आया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मैथ्स और गणित होना मैंडेटरी है आपको, ठीक है, 10th में। और सबसे बड़ी ये बात है कि लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए जिस राज्य की में है आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बिहार हूँ और जाके मैं तमिलनाडु में क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब तमिलनाडु में मेरी नौकरी लग जाती है, अब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर बोलते हैं भाई साहब साउथ वाले, अब हमें समझ ही में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, हम मैं जो उनको बोल रहा हूँ कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो जो भी आप स्टेट में फील करिएगा तो वहाँ का आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बिहार के हूँ तो मैं यूपी में भर सकता हूँ कि यूपी का लोकल लैंग्वेज हमारे से मिलता जुलता है, ठीक है। अगर आप जहाँ पे हिंदी चलती है, हिंदी भाषा चलती है, वहाँ पे कर सकते हो। जो साउथ के बच्चे होंगे तो अपना साउथ में भर सकते हैं, क्योंकि उनको साउथ के क्या नॉलेज मालूम होगा, उनके लोकल लैंग्वेज मालूम होंगे। अब साउथ के हैं और आके बिहार में भर रहे हैं और पता चला भोजपुरी में का हलवा डाक साहब कहाँ रहा तंडे वो दिखाई नहीं की देत, ऐसा पूछे उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। तो भोजपुरी जो लोकल लैंग्वेज है तो लोकल में ही तो बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि जाके इंग्लिश में वहाँ बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है कि जिस भी आप स्टेट से भरते हैं उस स्टेट से आपको क्या लोकल लैंग्वेज भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ पे लिखा है वहाँ की स्थानीय भाषा 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए, यानी वहाँ की स्थानीय भाषा आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक चीज़ है क्या है। आइए जब हम आगे चलते हैं तो आगे क्या बोला है कि अदर रिक्वायरमेंट इसमें क्या चाहिए, कि थोड़ा बहुत और नॉलेज आपके अंदर क्या है वो भी ये पूछते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज दिया है कि कंप्यूटर में आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साहब कैसे फाइल को सेव होता है, कैसे फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे फाइल को प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात भाई साहब साइकिल चलाना अनिवार्य है और स्कूटर बाइक भी मान्य है। अब भाई साहब साइकिल भी चलाना बहुत जरूरी है। मान लो इस गाँव में है और इस गाँव से 3 किलोमीटर अगले गाँव में जाना है, तो पैदल थोड़ी जाओगे, तो साइकिल मैंडेटरी है कि आपको साइकिल चलाना है। साइकिल चलाओगे तभी तो मान लो साइकिल से ले जाकर उनके घर पे पहुंचाओगे कि आपके डाक ऑफिस से कुछ लेटर आया है, आप देख लीजिए। तो साइकिल चलाना बहुत अनिवार्य है। तो आज के ज़माने में अगर आप साइकिल नहीं चला रहे हैं तो फिर क्या, आजकल तो लोग सीधे बाइक पे आ रहे हैं। एक हम लोगों का ज़माना था कि शुरू में 12 तक तो साइकिल से पढ़े हैं हम लोग, कि 15-15 किलोमीटर साइकिल से चला के जाते थे क्लास करने, तो एक अलग जोन था। अब तो सीधे बाइक, भाई आप थोड़ा सा हुए तो बाइक मिलता है सभी लोगों को, साइकिल चलाने का जुनून ही नहीं रह गया। देखो यहाँ पर क्या है भाई साहब, नौकरी के अलावा आय का अन्य साधन होना चाहिए, कि अगर मान लो नौकरी क्या, इसमें ये है कि अब अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो इसके अलावा अन्य भी साधन आपको होना चाहिए। ये आपके लाइवलीहुड में दिया है, बाकी चीज़ इसमें नहीं है। आइए उसके बाद से अगर देखते हैं भाई साहब तो चयन प्रक्रिया क्या है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो भाई साहब कोई परीक्षा नहीं होगी, मैंने क्या बताया था कि बिना पेपर दिया आप क्या कर सकते हैं, तो सरकारी नौकरी में लग सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भाई साहब एग्जाम नहीं होता है। होता क्या है इसका सिलेक्शन, तो मेरिट बेस पे होता है, यानी चयन की पूरी 10वीं कक्षा के अंकों के परसेंटेज पर आधारित होगा। यानी 10वीं में जितना ज़्यादा मार्क्स आया उसके मेरिट के हिसाब से आपको होगा। मान लो कोई बच्चा का मेरिट 99% है और आपका मान लीजिए 96 है, तो उन दोनों में सबसे पहले सिलेक्शन क्या होगा, तो क्या इसका 99% का होगा। भले वो पढ़ने में बहुत कमजोर हो, कुछ नहीं हो, ये नहीं मायने रखता। अगर उसके क्या है 10th में ज़्यादा मार्क्स है, आपसे ज़्यादा है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये परसेंटेज वाइज में मेरिट बेस में इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला कि अगर रिजल्ट जनरल जैसे ग्रेड्स और सीजीपीए में दिया होता है, जैसे मान लो 9.5 ग्रेड पे सीजीपीए दिया हो, 9.4 दिया जाता है, 9.8 देता है, तो उसमें हम क्या करते हैं भाई साहब, तो 9.5 से गुणा करके मार्क्स में बदल दिया जाता है।
यानी कोई भी अगर मान लो, जैसे मान लो ग्रेड पे जैसे आप लोग 8 पॉइंट कुछ दिया है, तो 8 पॉइंट कुछ में आप 9.5 से गुणा करके उसको मार्क्स में बदला जाता है, उस हिसाब से काउंट करेंगे। और उसके बाद से ऑटोमेटिक लिस्ट देते हैं, सिस्टम द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कि अगर मान लीजिए आप एलिजिबल हैं तो आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से नाम निकल के आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि आपका जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट पे ये चीज़ें होंगी। अब आइए आगे देखते हैं भाई। जब आगे आइएगा तो यहाँ पे बोला है कि भाई सब अपलोड करने वाले दस्तावेज की कौन कौन से आपके दस्तावेज इसको अपलोड करना है, किस में, तो आप फॉर्म फिल करते हुए। ठीक है, जब फॉर्म फिल करोगे तो फोटो और हस्ताक्षर बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी जो आपका फोटो यानी जो आपका चेहरा है, शक्ल बहुत अच्छा होना चाहिए, आधार कार्ड वाली नहीं, जो आधार कार्ड में शक्ल ही नहीं दिखता है कि आप ही हैं कि कोई और है, समझ रहे हो, तो ये बहुत साफ होना चाहिए। यहाँ पर और देखो इसका साइज भी बता दिया है कि जो फोटो का साइज होना चाहिए 20 KB से लेकर 10 KB के बीच में होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करिएगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ें मांगता है, तो पहले से ही बना के रेडी रखिएगा। ठीक है, और सिग्नेचर भी वही है भाई साहब, 20 KB से लेकर कितना 100 KB के बीच में ना, तो 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपका JPG और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये रहा पूरा बेसिक चीज़ें जो मैंने कंप्लीट बता दिया कि कैसे कैसे इसमें जीडीएस में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपका देखो, अगर आप में 10th में किसी से भी पढ़े हो, कौन सी बोर्ड में, अगर आपका 90% से ज़्यादा मार्क्स है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन करिए। 100 रुपया लगना है भाई साहब, क्या पता मान लो कि बेरोजगार रहने से बेटर है कि कम से कम सिलेक्शन हो जाए, कि 4-5 घंटा आप जॉब करके अपने गाँव में रह के, मतलब अपने लोकल स्टेट में रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक बेरोजगार होने से बेटर है कि आप इसमें सिलेक्शन लेके आप थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर सकते हो और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो। तो जितने भाई लोगों का मान लीजिए 85% हो गया, चाहे 80% से जितने सारे हैं, सारे लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। महिला लोगों के लिए तो और बेटर है, उनका कितना भी परसेंट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में तो लग रहा है। 5 मिनट का समय निकालिए और इसके वेबसाइट पे जाइए, indianpost.gov.in पे जाइए और वहाँ से अपना कुछ 2-3 चीज़ें आपको देना है, बेसिक डिटेल्स, और फॉर्म को फिल कर दीजिए। क्या पता अगर लक आपका बहुत बढ़िया रहता है, इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो भाई साहब बेरोजगार बैठे रहने से बेटर है कि कुछ आप अर्निंग करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो भाई। तो आप लोग बताना ये वीडियो कैसी लगी, आपको चीज़ें कैसे समझ में आया, और किससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, उस पर मैं हर एक चीज़ों को एक एक स्टेप बाय में वीडियो लेके चीज़ों को समझाऊंगा। बाकी इस चैनल को ये सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये आपका चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद भाई।